अब गुड, सब लोगों ने अपनी ऑडियो बंद कर रखी है और कृष्णा ने अपनी वीडियो भी बंद कर रखी है। कृष्णा अपनी वीडियो चालू करो। जिसको भी प्रॉब्लम हो, बीच में कुछ पूछना हो, तो मैं जब रुकूंगा तो आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है? कोई एक अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताएगा क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर, दिख रही है। गुड गुड, हाँ सर। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब आप अपना अपना माइक बंद कर अब लीजिए। कैमरा कहाँ से आएगा? इसको मेरा क्यों कर? अभी यार दोगे? हाँ दोगे बच्चे यार, तुम तो मोबाइल नहीं खाए यार, तो मोबाइल को समझाना तो पड़े। चलिए, पिछली क्लास में हमने बहुत इंट्रोडक्टरी, बहुत परिचय के रूप में परिसंचरण तंत्र के बारे में बात की थी। अब हम कुछ मुख्य जंतुओं में, कुछ जंतुओं में किस प्रकार से परिसंचरण होता है उसकी बात हम करते हैं। बहुत शॉर्ट में करेंगे हम, और जो हमारा ह्यूमन बींग्स में जो परिसंचरण तंत्र है उसको हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं। जो प्रोटोजोआ होते हैं उनमें परिसंचरण, मैंने केवल, देखिए फिर से याद रखेंगे, मैं आपसे केवल इस वक्त जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ वो परिसंचरण कर रहा हूँ, रक्त परिसंचरण नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सारे जो जीव होते हैं, जितने भी जीव पाए जाते हैं, उन सब में रक्त नहीं पाए जाते, तो उनमें परिसंचरण दूसरे माध्यमों से होता है। इसलिए हम केवल उनकी अभी सबकी, सारे जीवों की बात कर रहे हैं, तो हम परिसंचरण की बात करेंगे। जब हम ह्यूमन बींग्स क्या, जिनमें रक्त पाया जाता है, उनमें जब हम परिसंचरण की बात करेंगे तो वहां हम रक्त परिसंचरण शब्द का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटोजोअस जो होते हैं एक पूरा समूह है। जब हमने कक्षा 9th में वर्गीकरण पढ़ा था तो हमने बताया था कि किस तरह से प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी, एनिमेलिया, ये सारे जो ग्रुप हैं उनमें जीवों को बांटा गया है। उनमें एक ग्रुप जो है, इसमें प्रोटोजोआ या प्रोटोजोअन्स आते हैं। इनमें जो परिसंचरण की प्रक्रिया होती है वो साइक्लोसिस के द्वारा होती है। और ये साइक्लोसिस यानी पदार्थों का जो वितरण किया जाता है वो कोशिका द्रव्य के द्वारा ही किया जाता है। इनमें कोई अतिरिक्त, कोई विशेष प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई माध्यम नहीं पाया जाता है पदार्थों के वितरण के लिए। इनमें जो पदार्थों का वितरण होता है वो कोशिका द्रव्य के द्वारा होता है। और मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी कि ये साइक्लोसिस की जो प्रक्रिया है इसको हम बहुत आसानी से हाइड्रा के पौधे में देख सकते हैं। तो कोशिका द्रव्य जो है वो घड़ी की दिशा में लगातार घूमता रहता है। घूमने की इस गति को हम साइक्लोसिस कहते हैं। और ये
साइक्लोसिस जो होता है उसके द्वारा, घूमने के द्वारा, कोशिका द्रव जब घूमता है तो पदार्थों का वितरण हो जाता है। दूसरा जो है वो है पोरिफेरा। मैंने आपको बताया था ये वो ग्रुप है जिसमें पाए जाने वाले जीवों के पूरे शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्योंकि पोर पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए इस ग्रुप को हम पोरिफेरा कहते हैं। और इसमें संवहन के लिए कैनाल तंत्र पाया जाता है। यहाँ पर प्रोटोजोआ में हमें साइक्लोसिस ध्यान रखना है और कोशिका द्रव भी याद रखना है। पोरिफेरा में हमको कैनाल तंत्र ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें एक मुख होता है, मुख जिसमें से जो पदार्थ जो पानी होता है, चूंकि ये पानी में पाए जाते हैं तो ये मुख होता है, उसके द्वारा पूरा जो पानी है वो मुख के द्वारा ले लिया जाता है। और एक ऑस्कुलम एनस पाया जाता है जिसके द्वारा पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। और जब ये पानी एंटर होता है मुख के द्वारा तो पूरे शरीर में पदार्थों का वितरण कर देता है, और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उनको लेकर के बाहर निकल जाता है। तीसरा जो हम बात करेंगे वो है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा को आप वैसे नहीं समझेंगे, लेकिन आप ऐसे समझिए कि हमने 9th क्लास में और 10th क्लास में बात की है किसकी, हाइड्रा की। और हाइड्रा जो है वो सीलेंट्रेटा ग्रुप में आता है। इस सीलेंट्रेटा ग्रुप में भी क्या होता है कि जो पूरा शरीर होता है उसमें अंदर एक बड़ी आंतरिक गुहा पाई जाती है, इसे सीलेंट्रॉन कहते हैं। और इसीलिए इस ग्रुप का नाम सीलेंट्रेटा है, क्योंकि इसके शरीर में एक बीच में गुहा पाई जाती है, और इस गुहा को हम गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक छिद्र पाया जाता है, और ये गुहा आप जानते हैं कि हाइड्रा में लंबे लंबे हाथों के जैसी संरचनाएं निकली रहती हैं, इन्हें हम स्पर्शक कहते हैं, टेंट्रिकल्स। और इन टेंट्रिकल्स में भी ये गुहा पाई जाती है, ठीक है। और इस तरह से इसमें जो पानी होता है उसकी मूवमेंट होती है, और उसके द्वारा जो पदार्थ होते हैं वो ले लिए जाते हैं और छोड़ दिए जाते हैं। अगला ग्रुप जिसकी हम बात करते हैं प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज मैंने आपको बताया था कि जो टैप वर्म है या लिवर फ्लूक है, या जिसे अपन कहते हैं जो रॉड शेप्ड जो कृमि होते हैं, उनका ग्रुप होता है प्लेटी हेलमिंथिस, ठीक है। और इसमें जो परिसंचरण होता है वो पैरेन्काइमा के द्वारा होता है। इससे पहले हमने जब क्लास ली थी तो हमने ये समझा था कि पैरेन्काइमल जो परिसंचरण होता है, सर्कुलेशन होता है, वो किस प्रकार का होता है। और ये लिवर फ्लूक का यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा, फेसियोला हेपेटिका, ये एक वैज्ञानिक नाम है जीव का, ठीक। इसके बाद एनिलीड्स की हम बात करें तो एनिलीडा के जैसे ही समूह हमारे सामने आता है, वैसे ही हमारे सामने इस ग्रुप का एक ग्रुप का एक जंतु जो है वो हमारे सामने आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्थोवर्म या केचुआ कहते हैं। और इसमें जो परिसंचरण पाया जाता है वो थोड़ा सा एडवांस प्रकार का होता है, विकसित प्रकार का होता है। और ये इसमें मैंने आपको पहले हमने बात की थी कि परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो ये जो खुला परिसंचरण तंत्र मैंने आपको बताया था कि वाहिनों के साथ साथ खुले भाग में भी बहता है, जो बॉडी फ्लूइड है वो वाहिकाओं के साथ साथ खुले स्पेस में भी, खुली जगह में भी घूमता है, विस्तृत होता है, सर्कुलेट होता है, तो उसे हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। लेकिन जब जो परिसंचरण का माध्यम है वो केवल रक्त वाहिकाओं में बहता है तो उसे हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं, और इसके बीच में अंतर को भी हमने बहुत बखूबी समझा था। तो इसमें बंद प्रकार का रक्त संबंधीय तंत्र, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, और इसमें 4 भाग होते हैं। पहला एक रक्त होता है, रक्त ग्रंथियां होती हैं, रक्त वाहिनियां होती हैं और हृदय होते हैं। तो इस तरह से इसमें जो परिसंचरण तंत्र होता है, देखिए अब इसमें हमने अभी तक जो बात की थी उसमें कहीं पे भी हमने रक्त परिसंचरण का इस्तेमाल नहीं किया था, इस शब्द का उपयोग नहीं किया था। लेकिन जब हम एनिलीड्स की बात करते हैं जिसमें केचुआ आता है या अर्थोवर्म आता है, उसमें हम बात कर रहे हैं बंद परिसंचरण तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण वो भी कैसा, बंद प्रकार का। तो इसमें 4 मुख्य रूप से भाग जो अंग है वो भाग लेते हैं, या 4 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, 4 भाग होते हैं। एक रक्त होता है, इसमें जो रक्त होता है वो लाल रंग का होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त कोशिकाएं कणिकाओं के रूप में, कार्पल्स के रूप में पाई जाती हैं, केंद्रक युक्त होती हैं, जैसे कि कशेरुओं की ल्यूकोसाइट्स होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो एनिलीड्स होता है
उसमें भी इस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब हम बात करते हैं, ये एक देखिए इस यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर पूरा परिसंचरण तंत्र दिया हुआ है कि किस तरह से जो एनिलीड्स होते हैं उनमें 2 पार्थ साइड में और 2 अदर साइड में 4 जो हार्ट पाए जाते हैं और उनके द्वारा पूरे शरीर से ब्लड को भेजा जाता है और कलेक्ट किया जाता है। तो ये यहाँ पर आपके इसमें दे रखा है। आगे चलते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा जो ग्रुप है उसमें अभी हमने एनिलीड्स में बात की थी कि बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और यहाँ पर आर्थ्रोपोडा ग्रुप की हम बात करें तो इसमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और पिछली जब क्लास हुई थी मैंने आपको बताया था आर्थ्रोपोडा का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे घरों में पाया जाता है और वो होता है कॉकरोच। तो कॉकरोच होता है वो आर्थ्रोपोडा का एक उदाहरण है, और उसमें जो रक्त परिसंचरण पाया जाता है वो कैसा होता है, खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यह लेकुनर टाइप का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और इसमें एक और जो उदाहरण है इस ग्रुप का आर्थ्रोपोडा का वो है प्रॉन। प्रॉन को हम समझें तो ये समुद्री झींगा होता है, उसे हम प्रॉन कहते हैं। इसमें और सब तो ठीक है आपके सामने है, लेकिन इसमें जो याद रखने वाली बात है वो लाल रंग से अंडरलाइन है। अगर आप देखेंगे कि प्रॉन का जो हृदय है उसमें केवल ऑक्सीजनित रक्त ही रहता है। कैसा रक्त रहता है प्रॉन के हृदय में, केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है, इसीलिए इसे धमनी हृदय भी कहते हैं। कभी कभार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉन जो है उसमें कैसा हृदय पाया जाता है, धमनी हृदय पाया जाता है। आर्ट्रियल जो हार्ट है धमनी हृदय तो प्रॉन में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, इसको हम धमनी हृदय क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके हृदय में केवल ऑक्सीजनित रक्त बहता है। और धमनी हृदय क्यों कहते हैं, क्योंकि धमनियां जो हैं उनमें हमेशा हमेशा कैसा रक्त बहता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। ठीक है, तो ये हमने बात की, इसलिए प्रॉन के हृदय को हम ऑक्सीजनित हृदय धमनी हृदय कहते हैं। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं किसकी, ये देखिए मैंने अभी आपसे बात की थी कॉकरोच। यहाँ पर यह कॉकरोच का चित्र बना हुआ है। मेरा कर्सर देखिए, जहां पर कर्सर है मेरा वहां पर देखिए ये मेरी स्पॉटलाइट आपको दिख रही है। पूरा चित्र जो है वो कॉकरोच के परिवहन तंत्र का चित्र है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये तो इस साइड में डॉर्सल साइड में यहाँ पर ये छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें कुल मिला के 13 हृदय पाए जाते हैं। कॉकरोच में हमको जो ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो हृदय होते हैं वो कोष्ठीय हृदय होते हैं, छोटे छोटे कोष्ठों के बने होते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, 13। कितनी होती है, 13। इसलिए इसके हृदय को हम कोष्ठीय हृदय कहते हैं। इन हृदयों में, वाहिकाओं में और इस पूरी जो विसरल पेरी विसरल जो साइनस है, हीमोसील जिसे हम कहते हैं, इसमें रक्त बहता है। तो यहाँ पर देखिए अब हम खुले परिसंचरण तंत्र को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये हृदय है, ये नलिकाएं हैं, इनमें रक्त बह रहा है, लेकिन साथ साथ ये कैसा आ रहा है, खुले में भी आ रहा है और खुले से वापस जा रहा है। तो चूंकि ये खुले साइनस में आ रहा है, हीमोसील कैविटी में आ रहा है, तो ये रक्त वाहिकाओं के साथ साथ खुले में भी बह रहा है। इसलिए हमको इसको क्या कहते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अगर ये खुले में नहीं आ रहा होता, केवल वाहिकाओं में ही बह रहा होता, तो इसको हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की इसकी। अब आगे चलते हैं हम। इसका जो रक्त होता है कॉकरोच का हम समझें। कभी आपने गलती से किसी कॉकरोच को मारा हो या मरा हुआ कॉकरोच देखा हो, उस पर आपका पैर रखा हो गया हो या कुछ भी ऐसा गलती से हो गया हो, तो आपने देखा होगा कि उसमें से एक वाइट, जिसे अपन कहते हैं एक दूसर जैसा
जो तरल पदार्थ है वो निकलता है। एक्चुअली वो रक्त होता है, क्योंकि इसमें चूंकि हीमोलिम्फ पाया जाता है। रक्त इसमें कैसा होता है, हीमोलिम्फ होता है, हीमोसाइट्स पाई जाती है। इसमें किसी प्रकार का लाल वर्णक नहीं पाया जाता, इसलिए कैसा होता है, रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इकाइनोडर्म की। इकाइनोडर्म्स जो होते हैं उनमें हमने पढ़ा था, इकाइनोडर्म्स का हमने आपको एक उदाहरण बताया था, जो स्टारफिश होती है वो इसका उदाहरण है। इसमें जो परिसंचरण पाया जाता है उसको हम हीमल, यहाँ देखें, हीमल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमल तंत्र कहते हैं। और कैसा होता है, ये बंद तरह का होता है। कैसा होता है, बंद प्रकार का होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब तक हमने जितनी बात की वो सब नॉन कोऑर्डिनेट में बात की थी। अब हम कोऑर्डिनेट ग्रुप की बात करते हैं। देखिए, कशेरुकियों में रक्त परिसंचरण। अब कुछ बातें हमको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर एक शब्द की, कि रक्त परिसंचरण की खोज। मैंने यहाँ पर कुछ एरो लगाए हैं, इसके बीच में यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, विलियम हार्वे। ये शब्द हमको याद रखना है कि रक्त परिसंचरण की जो खोज की थी वो किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। एक बात। दूसरी बात कि कशेरुकियों में जो रक्त परिसंचरण पाया जाता है वो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। बंद परिसंचरण को फिर से हम एक बार जान लें कि जब रक्त या जो परिवहन का माध्यम होता है वो केवल नलिकाओं में प्रवाहित होता है, खुले में प्रवाहित नहीं होता है। तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब ये जो कशेरुकियों में रक्त परिसंचरण या बंद परिसंचरण तंत्र है, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है एकल परिसंचरण तंत्र, एकल परिसंचरण तंत्र, और दूसरा होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। कोई मुझे बता सकता है कि एकल परिसंचरण तंत्र क्या होता है और दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है? कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। 9th में हमने बात की है एक दो बार एकल परिसंचरण तंत्र और दोहरे परिसंचरण तंत्र की। अब तो आपकी स्क्रीन पर भी आ गया है। कोई बताएगा? चलिए कोई बात नहीं, अपन देखें। देखिए, एकल परिसंचरण तंत्र मतलब एक पूर्ण चक्र के दौरान रक्त हृदय से केवल एक बार गुजरता है। यानी कि एक बार जो परिसंचरण का चक्र होगा, परिसंचरण का चक्र मतलब हृदय जो होता है वो क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है और ब्लड को बाहर पूरे शरीर में भेजता है, पूरे शरीर से ग्रहण करता है और पूरे शरीर में भेजता है। तो हृदय से पूरे शरीर में रक्त गया और वहां से पूरे शरीर से रक्त होकर इकट्ठा होकर के कहाँ आया, वापस हृदय में। यानी जहां से चला था वहां आ गया। तो एक चक्र पूरा हुआ। इसमें हृदय में रक्त केवल एक बार आया, कलेक्ट होकर आया तभी आया और फिर चला गया। तो चूंकि एक बार रक्त गुजरा हृदय से, इसलिए एकल परिसंचरण तंत्र हम इसे कहते हैं। दूसरा, दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है कि इसमें जो रक्त होता है, इसमें जो रक्त होता है वो हृदय में दो बार गुजरता है। एक बार शरीर से इकट्ठा होकर के आता है तो फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाता है, फिर फेफड़ों से शुद्ध होकर के हृदय में आता है और फिर शरीर में जाता है। तो इसको अपन दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दोबारा से समझे, हृदय में रक्त था शुद्ध, उसने वो कहाँ भेज दिया, शरीर में, और शरीर से वो जाकर के उसमें ऑक्सीजन की जो पदार्थ थे उन सबको उसने क्या कर दिया, शरीर में वितरित कर दिया। और वहां से इस रक्त ने कार्बन डाइऑक्साइड और जो अन्य उत्सर्जी पदार्थ थे उनको कलेक्ट किया। ये अब हो गया अशुद्ध। अब ये अशुद्ध रक्त कहाँ आया, हृदय में। तो ये एक चक्र पूरा हुआ कि हृदय से रक्त गया था वापस हृदय में आ गया, एक पूरा हुआ। अब क्या होता है कि जो अशुद्ध रक्त है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस छोड़ने के लिए ये जो हृदय होता है वो इस रक्त को कहाँ भेजता है,
फेफड़ों में, लंग्स में भेजता, ठीक। और लंग्स में पहुंचा, लंग्स में पहुंचने के बाद ये वहां पर शुद्ध हुआ, और शुद्ध होने के बाद वापस कहाँ आया, हृदय में। अब समझे हम कि हृदय में 2 बार रक्त आया, एक बार आया शरीर से और एक बार आया फेफड़ों से, और 2 बार गया, एक बार शुद्ध रक्त गया शरीर में और एक बार अशुद्ध रक्त गया फेफड़ों में। तो कुल मिला करके रक्त का हृदय में कितनी बार आना, कितनी बार जाना हुआ, 2 बार। इसलिए इसको हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हृदय है, मान लीजिए यहाँ से जो रक्त आया शरीर से वो कहाँ गया, फेफड़ों में, फेफड़ों से वापस कहाँ आया, हृदय में, हृदय से कहाँ चला गया, शरीर में या ऊतकों में चला गया, और ऊतकों से वापस कहाँ आया, फेफड़ों में। तो 2 बार आया, एक बार फेफड़ों से आया, एक बार ऊतकों से आया, 2 बार गया, एक बार फेफड़ों में गया और एक बार ऊतकों में गया। तो 2 बार आन 2 बार जाना हुआ, इसलिए इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसके अलावा कुछ अंतर और भी हैं, हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप कि ये जो एकल परिसंचरण तंत्र है, हृदय केवल डीऑक्सीजनित रक्त का पंप करता है, अतः सिरा हृदय कहते हैं। इसमें जो एकल परिसंचरण तंत्र होता है उसमें हृदय से जो रक्त जाता है वो कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है, और अशुद्ध रक्त हमेशा शिराओं में बहता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, शिरा हृदय हार्ट कहते हैं, शिरा हृदय कहते हैं, वेनस हार्ट कहते हैं। जबकि जो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है उसमें दोनों प्रकार का जो रक्त होता है वो आता है, एक बार शुद्ध रक्त आता है फेफड़ों में जाता है, पूरे शरीर में जाता है, दूसरी बार अशुद्ध रक्त आता है, वो शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाता है। तो इस प्रकार का जो हृदय होता है जिसमें दोनों तरह का रक्त आता है और जाता है, इसको हम धमनी सिरा, क्योंकि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, धमनी सिरा हृदय कहते हैं। और इसमें केवल अशुद्ध रक्त बहता है, इसलिए इसको हम शिरा हृदय कहते हैं। रक्त का ऑक्सीजनीकरण में होता है, यानी कि जो अशुद्ध रक्त है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए और ऑक्सीजन को लेने के लिए कहा जाता है, गिल्स में, ठीक है। और जबकि यहाँ पर ऑक्सीजनीकरण मतलब ऑक्सीजन लेने का काम वो किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। ये कम दक्ष होता है, कैसा होता है, कम दक्ष, लेस एफिशिएंट होता है, ठीक है। और इसमें जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो कैसी होती है, कम होती है। ये अधिक दक्ष होता है, मोर एफिशिएंट होता है, ठीक है। शरीर को रक्त अधिक दाब पर प्राप्त होता है, इसमें कम दाब पर प्राप्त होता है, ठीक है। और इसमें जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो कैसी होती है, अधिक होती है, कैसी होती है, अधिक होती है। ये हृदय केवल मछलियों में पाया जाता है। ये जो सिंगल जिसे अपन कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम वाला जो हार्ट है या जिसे अपन शिरा हृदय कह रहे हैं, ये केवल मछलियों में पाया जाता है। जबकि ये जो डबल सर्कुलेटरी वाली या धमनी सिरा हृदय जो पाया जाता है वो उभयचरों और सरीसृपों, पक्षियों और स्तनियों में पाया जाता है, यानी लगभग लगभग सभी कॉर्डेट में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्तनियों में दोहरे परिसंचरण को 3 भागों में बांटा गया है। हृदय परिसंचरण हृदय में उपस्थित रक्त मात्रा को दर्शाता है, ये 7% होता है। पल्मोनरी, ये फेफड़ों की परिपार्श्विक तथा पल्मोनरी रक्त वाहिनियों में उपस्थित रक्त की मात्रा को दर्शाता है। इसका जो प्रतिशत होता है वो 9% होता है। और ये होता है दैहिक या बृहत्तर परिसंचरण, ये शेष भागों में होता है और इसका मान कितना होता है, 84% होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये चित्र दे रखा है, अगर आप देखेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देखें आप थोड़ा सा, ये हृदय, ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है, ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, यहाँ पर अशुद्ध रक्त होता है, और ये जो व्हाइट कलर से दिख रहा है ये अशुद्ध रक्त होता है। तो शरीर से इकट्ठा होकर के, यहाँ देखिए ब्लैक कलर से ये पूरा इकट्ठा होकर के आ रहा है, तो ये अशुद्ध रक्त है, यहाँ आ जाता है। तो एक बार आया, यहाँ से शुद्ध होने के लिए कहाँ गया, जहाँ पर ऑक्सीजन मिलनी है इसको, फेफड़ों में,
फिर वहां पर ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, तो ये शुद्ध हो गया, ये व्हाइट कलर से दिख रहा है, ये इस वाले भाग में आ गया। और यहाँ से ये पूरे शरीर में वितरित होने के लिए जाता है, तो ये 2 बार आया, यहाँ अशुद्ध, यहाँ शुद्ध, और 2 बार गया यहाँ से अशुद्ध फेफड़ों में, और यहाँ से शुद्ध पूरे शरीर में। तो इसको अपन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये मैंने जैसे आपको बताया, देखिए यहाँ पर जो हृदय होता है, हृदय में रक्त होता है वो 77% होता है, आर्टरीज में 15% होता है, कैपिलरीज में 5% होता है। तो ये इस तरह से इसका पूरा जो मात्रा है वो उसकी हमने बात कर ली। आगे हम देखते हैं हृदय। अब कुछ चीजें हम ऐसी समझ रहे हैं जो आपको पूरे जीवन में, जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहेंगे, परीक्षाएं देते रहेंगे, तब तक आपको काम आएंगे। हार्ट के बारे में, इसमें क्या होता है कि जो विभिन्न जीव होते हैं उनमें हृदय की स्थिति कैसी होती है, अलग अलग होती है। देखें उदाहरण के लिए, जो मछली वर्ग होता है उसमें ब्रैंकियल हार्ट पाया जाता है, और इसमें केवल 2 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। ठीक, तो हम समझें यहाँ पर हमको याद क्या रखना है कि जो मछली होती है उसमें 2 कक्ष का हृदय पाया जाता है, याद रखने वाली बात है। दूसरा, उभयचर। उभयचर जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं? जो जल और थल दोनों में आसानी से रह सकते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? उभयचर। और इसका उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? मेंढक। यहाँ आप देखिए, इसमें हृदय में कितने भाग हैं? 3। 1 2 3। कितने भाग हैं? 3। मछली में कितने भाग थे? 2। इसमें कितने भाग हैं? 3। यानी मछली में 2 कक्ष का हृदय पाया जाता है, उभयचर या मेंढक में 3 कक्ष वाला हृदय पाया जाता है। सरीसृप। सरीसृप देखें आप, छिपकली, सांप, टर्टल्स। देखिए इसमें कितने भाग होते हैं? देखें आप, निम्न भाग होते हैं। बाएं बाएं दाएं आलिन 2, अपूर्ण विभाजित निलय। यहाँ आप देखेंगे तो निलय ऊपर वाले में देखिए आप, जिसमें हमने बात की थी एम्फीबियंस में। देखिए आप यहाँ पर 2 और ये नीचे वाला 3, इसमें कोई विभाजन नहीं है नीचे वाले में। ऊपर वाले दोनों अलग अलग है, नीचे वाला केवल एक ही है। लेकिन अब यहाँ आप देखेंगे तो ये कैसा होता है? अपूर्ण विभाजित होता है, पूर्ण विभाजित नहीं होता है, अपूर्ण विभाजित होता है। होता कैसा है? 3 ही चैम्बर का है, लेकिन जो नीचे वाला चैम्बर होता है जिसे अपन निलय कहते हैं वो पार्शियली विभाजित होता है। और चौथा, पक्षी। समझे आप? तो जैसे ही पक्षियों में हम बात करते हैं तो पिजन की हम बात करें, इसमें क्या होते हैं? 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग, 2 आलिन और 2 निलय। आप देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 और 4, तो ये 4। तो हम समझें, फिर से दोबारा से एक बार समझें। मछलियों में जो हृदय पाया जाता है उसमें 2 कक्ष होते हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं उसमें 3 कक्ष होते हैं। और जो पक्षी वर्ग और मनुष्य वर्ग होता है उसमें हृदय में कितने भाग पाए जाते हैं? 4 भाग पाए जाते हैं। ठीक है। और जो सरीसृप वर्ग होता है उसमें 3 भाग पाए जाते हैं, लेकिन जो निचला भाग, नीला वाला भाग होता है वो पार्शियली कैसा होता है? डिवाइडेड होता है। पूर्ण डिवाइडेड नहीं होता है, लेकिन पार्शियली डिवाइडेड होता है। स्तनधारी, मैंने आपको बताया कि इसमें। सर हाँ बिटिया। सर वो आपकी आवाज कम आ रही है। बेटा नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी क्या? सबको आ रही है कम? बाकी लोग बताएंगे। ईश्वरी, आवाज आ रही है मेरी? दुर्गेश, अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। आ रही है सर। ओके। तो क्या है बेटा, कभी कभार नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है ना, तो आवाज कम आती है। प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों को इस वीडियो की लिंक भेज दूंगा, आप दोबारा से भी एक बार देख सकते हैं, और फिर देख करके इसको एक बार रिवाइज करके, और इसमें जो भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अगली क्लास में आप लोग अपने डाउट पहले पूछ लीजिएगा, हम क्लास बाद में शुरू करेंगे, ठीक है। तो स्तनधारियों में भी जो हृदय होता है वो कितने कक्षों का होता है? 4 कक्षों का होता है। पक्षी और स्तनधारियों में जो हृदय होता है वो 4 कक्ष का होता है, ठीक। तो ये हमने बात कर ली कुछ हृदयों की कि कौन से वर्ग में कितने कक्ष का हृदय पाया जाता है, ठीक। तो लगभग समय हमारा इस क्लास का हो गया है पूरा, 37 मिनट हो चुके हैं, 3 मिनट और हमारे पास बाकी हैं। तो इस दौरान जो हमने पढ़ा या इससे पहले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं, अपने आप को अनम्यूट कर लें और मुझसे आप बात कर सकते हैं। आगे जो हृदय है, धमनियां, शिराएं, कैसे सर्कुलेशन होता है, कार्डियक चक्र क्या होता है, कैसे हृदय पंप करता है, कैसी संरचनाएं होती हैं, इन सब की बात हम अगली क्लास में करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि